हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हेतु शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के लघु उत्तरीय प्रश्न आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। इससे पहले बहुविकल्पीय एवं अति लघु में राजन सीरीज के आपको पहले ही करा चुकी हूँ। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के लघु क्वेश्चन आंसर आज हम लेकर आए हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, या पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के 100 उदाहरण समझाइए। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। बालक पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसके अंश का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पेड़ कहने से उसके मस्तिष्क में पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है, वह पूरे पेड़ के बारे में सोचने लगता है। शिक्षक बालक को इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। इस शिक्षण सूत्र के आधार पर ही आज सर्वप्रथम बच्चों को पहले वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है, अक्षरों का नहीं। आगे बात समझिए। पूर्ण से अंश की ओर पहले हमने बच्चों को समझाया बेटा कि ये पेड़ है, फिर उसको समझाएंगे कि ये जड़ होती है, ये तना होती है, ये पत्तियां होती हैं, ये फल होते हैं, ये फूल होते हैं। इस तरीके से पूर्ण से अंश की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह विधि किस स्तर की कक्षा में उपयुक्त मानी जाती है। व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य। निर्देशन की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है। व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। उच्च कक्षाओं में सभी छात्र केवल विषयों के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके लिए केवल व्याख्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना भी आवश्यक है। व्याख्यान से आशय है शिक्षक द्वारा किसी विषय का विश्लेषण कर देना, अर्थात विषय वस्तु की गहराई से विश्लेषण करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना। आधुनिक शिक्षा शास्त्रीय व्याख्यान विधि को परंपरागत एक मार्गीय तथा वैज्ञानिकता से दूर मानते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि माना जाता है। व्याख्यान विधि की उपयोगिता। व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। किनके लिए मानी जाती है? उच्च कक्षाओं के लिए व्याख्यान विधि आपकी उपयोगी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बाल केंद्रित शिक्षण उपागम से क्या अभिप्राय है, शिक्षण में इसका क्या महत्व है, उसको बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा से आशय। प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक जैसे चाहता था उसी प्रकार की शिक्षा देता था। बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम पर अधिक महत्व दिया जाता था, किंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा। पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिता। इस शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इस विधि के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। इसमें बालक को स्वावलंबी बनाकर उससे स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बालक के द्वारा स्वयं किए गए कार्य से उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है, सार्थक उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए। अध्यापक की मुख मुद्रा, नयन मुद्रा या संकेत, सिर हिलाना, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से हस्त मुद्रा आदि हाव भाव प्रकट करने के लिए अशाब्दिक संकेत हैं। भावना को प्रकट करने के लिए कभी कभी शाब्दिक कथन इतना प्रभावशाली नहीं होता जितना हाव भाव। हर्ष विषाद के भावों को व्यक्त करते समय शिक्षक के चेहरे पर वैसे ही हाव भाव होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्वलन का अर्थ बताते हुए इसकी उपयोगिता रेखांकित कीजिए। पुनर्वलन शब्द आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है। पुनर्वलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है।
पुनर्वलन सीखने की एक आवश्यक प्रविधि है। पुनर्वलन में उन उद्दीपकों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए, उत्तम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत बिना लागत की सामग्री से आप क्या समझते हैं? उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए? बिना लागत की शिक्षण सामग्री का अर्थ ऐसी सामग्री से है जिसको बनाने में कोई खर्च नहीं लगता है। ऐसी सामग्री के निर्माण के लिए आप अपने आसपास की उन वस्तुओं को लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता तथा जो बेकार की वस्तुओं की श्रेणी में आ जाती हैं। शिक्षकों को चाहिए कि ऐसी ही शिक्षण सामग्री का निर्माण करें तथा बच्चों को ऐसी ही शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु प्रेरित करें जिससे उसे सृजनात्मकता विकास हो सके। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर तथा समझकर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चों के लिए होता है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है। योकम व सिम्पसन के अनुसार वो कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सरलता प्रदान करे। उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं: व्यक्तिगत शिक्षण विधि, समूह विधि, साधारण अभ्यास कार्य, विशिष्ट अभ्यास कार्य, पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य। क्वेश्चन नंबर 8, उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या लाभ हैं? उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख लाभ हैं: इससे छात्रों में उपस्थित समस्याओं का पता चल जाता है तथा उनका निराकरण हो जाता है। इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जा सकता है। इसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बन जाती है। इस शिक्षण द्वारा छात्रों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। शिक्षण अधिगम किसे कहते हैं? शिक्षण एवं अधिगम दो शब्दों के योग से बना है। शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण से अभिप्राय सीखने से है। शिक्षण अधिगम दो पृथक प्रक्रिया नहीं बल्कि शिक्षा के अंगों में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षक जिस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ाता है वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का अर्थ है सीखना। सिखाने की विधियां तथा पाठ्य सामग्री वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अतः अब यह स्पष्ट है कि शिक्षण में केवल सीखना ही नहीं बल्कि सिखाना भी निहित है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अप्रभावी और अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? मेरा मानना है कि यदि तुम ऐसे फ्लोशपर के अनुसार ऐसी हेडिंग डालकर क्वेश्चन में आउटलाइन करके आओगे तो नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से? संप्रेषण संबंधी प्रमुख बाधाएं: रुचि का अभाव। यदि शिक्षक एवं छात्र दोनों में से किसी में भी रुचि का अभाव है तो संप्रेषण प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं हो पाएगी। संप्रेषण माध्यम की कमी। संप्रेषण बना रहने के लिए संप्रेषण माध्यम धारा प्रवाह का कार्य करता है। यदि धारा प्रवाह रुक जाएगा तो कार्य अवध गति से नहीं चलेगा। अतः माध्यम की कमी से संप्रेषण में रुकावट आ सकती है। संप्रेषण सामग्री की कमी। यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि के अनुकूल नहीं है तो भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। भाषा की कमी। जिस भाषा में आप बोल रहे हैं तथा जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं यदि प्राप्तकर्ता उन्हें नहीं समझ पा रहा है तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है।
वातावरण संबंधी कमियां, यदि वातावरण में प्रतिकूलता है जैसे अधिक गर्मी, ठंड, बरसात आदि, तूफान आदि, तो भी संप्रेषण में रुकावट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र के बारे में बताइए। इसके अंतर्गत जो भी पूर्व ज्ञान के रूप में पहले से बच्चे जानते हैं उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाना जो वे नहीं जानते हैं। इस प्रकार से शिक्षण कार्य करने में बच्चे रुचि पूर्वक सीखते हैं। उदाहरण, यदि बालकों को अंग्रेजी पढ़ाना है तो पहले उसे अक्षर ज्ञान ABCD सिखाएं, फिर उसे शब्द ज्ञान के आधार पर एप्पल, मैंगो, कैट आदि सिखाएं। क्वेश्चन नंबर 12, संश्लेषण और विश्लेषण विधि को समझाकर बताइए। संश्लेषण विधि के अंतर्गत पहले हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं जिससे वस्तु की वास्तव की स्थिति ज्ञात की जा सके। विश्लेषण विधि में हम किसी वस्तु अथवा तथ्य से विभिन्न घटकों को विभक्त कर लेते हैं, फिर एक एक समस्या का समाधान करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। खेल विधि पर आधारित दो शिक्षण पद्धतियां इस प्रकार हैं: डाल्टन योजना, डाल्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि। इस विधि के जन्मदाता हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार बांट दिया जाता है। बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। डाल्टन विधि है ये। मॉन्टेसरी विधि, इस पद्धति की जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण की नवीन विधाओं के अंतर्गत वार्तालाप प्रणाली में आप क्या समझते हैं? वार्तालाप प्रणाली से आशय, वार्तालाप प्रणाली से शिक्षण कार्य प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों हेतु उपयोगी है, परंतु छोटी आयु के बच्चों के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वार्तालाप प्रणाली में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। बच्चों के बीच में सहज एवं सामान्य वातावरण बनाना जिससे वे अपनी बात को कहने से संकोच न करें। बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर निर्मित हुआ है। अपेक्षित, निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी आशा की जाए। अधिगम, सीखना स्तर, उपलब्धि स्तर। अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति के लिए 3 अधिगम अनुभव हैं जो इस प्रकार हैं: ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव, भावात्मक अधिगम अनुभव और क्रियात्मक अधिगम अनुभव। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षता आधारित शिक्षण से आप क्या समझते हैं? दक्षता आधारित शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो वह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से TLM का प्रयोग करके बालकों में दक्षताओं का विकास करता है। जैसे दक्षता आधारित शिक्षण का अभिप्राय छात्रों की दक्षता पर न्यूनतम अधिकतम अधिगम की संप्राप्ति करना है जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। गणित में बालकों की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु बालकों को निम्न बातें बताना चाहिए। संख्याओं की धारणा। पॉइंट नंबर 1, संख्याओं की धारणा। पॉइंट नंबर 2, संख्याओं की पहचान। पॉइंट नंबर 3, संख्याओं को लिखना। पॉइंट नंबर 4, संख्या को लिखने का सही क्रम। भाषा की दक्षता इस प्रकार है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बाल केंद्रित शिक्षण से आप क्या समझते हैं? बाल केंद्रित अधिगम उपागम क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण से बालक प्रधान होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों की आवश्यकताओं तथा रुचियों को ध्यान में रखकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण परंपरागत प्रचलित शिक्षण प्रणाली से हटकर है क्योंकि यहाँ बालक केंद्र बिंदु होता है। बाल केंद्रित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। बाल केंद्रित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: बालकों को स्वयं करके सीखने पर जोर देना, बालकों को शारीरिक दंड न देना, बालकों को रटाने के स्थान पर सिखाने की क्रिया पर बल देना, अधिगम क्रिया को प्रभावी तथा रोचक बनाने हेतु बाल केंद्रित शिक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व इस प्रकार है: बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा
दिया गया ज्ञान आसान होता है, जिससे बच्चे सरलता से विषय वस्तु को सीख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा से बालकों में सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि में अंतर बताइए। विवरण एवं वर्णन प्रविधि में अंतर। विवरण प्रविधि, इसमें विवरण संक्षिप्त होता है और इसमें वर्णन विस्तृत एवं दीर्घ होता है। विवरण प्रविधि द्वारा तथ्यों को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है और वर्णन प्रविधि द्वारा तथ्यों को तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। विवरण अधिकतम मौखिक रूप में दिया जाता है और वर्णन मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री कौन सी होती है? जैसे टेलीविजन है, चार्ट है, कंप्यूटर है, मानचित्र, विज्ञान किट है, गणित किट है, जिसे हम देख सकते हैं। श्रव्य सामग्री कौन सी होती है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, भाषा का सही उच्चारण। दृश्य श्रव्य सामग्री उदाहरण टेलीविजन, कंप्यूटर आदि। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षण में एक ही संबोध को पढ़ाने के लिए एक से अधिक कौशल का समावेश क्यों किया जाता है? सभी शिक्षण कौशलों को घनिष्ठ संबंध होता है, अतः शिक्षण को कौशलों को केवल सैद्धांतिक रूप से जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु कौशल के अन्योन्यश्रित संबंधों को जानते हुए एक दूसरे से जोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए। बच्चों को यदि कोई विषय वस्तु पहले ढंग से प्रयोग से नहीं समझ में आती है तो उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु को समझाना शिक्षक का दायित्व होता है। अतः एक ही संबोध को पढ़ाने हेतु अधिक कौशलों का समावेश करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण प्रक्रिया के शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है? किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र का प्रयोग शिक्षण सूत्र के प्रयोग से बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान आसानी से रोचक ढंग से कराया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से शिक्षण सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? शिक्षण सूत्र वह सूत्र हैं जिसके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक एवं प्रभावशाली हो जाती है। किस तरीके से? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक जो कुछ भी पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता है। जैसे बच्चों को जोड़ बताना है तो उन्हें गिनती बताते हुए जोड़ को बताना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत वस्तु अथवा संदर्भ को जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में गिनती सिखाते समय गोलियां, तीलियां या अन्य रोचक तथा स्थूल वस्तुओं की मदद ली जाती है। सरल से कठिन की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आसान बातों को पहले समझाया जाता है और फिर उन वस्तुओं अथवा तथ्यों को समझाया जाता है जो कठिन होते हैं। जैसे यदि आप बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें अक्षर ज्ञान क, ख, ग, घ आदि सिखाएं। इसके पश्चात राम, श्याम, आम जैसे शब्दों का ज्ञान कराएं। पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण विषय वस्तु की जानकारी अल्प रूप में देते हैं, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। जैसे बालक को सर्वप्रथम वाक्य का ज्ञान कराने के पश्चात ही उसमें प्रयुक्त कर्ता, क्रिया व कर्म के बारे में बताते हैं। आगमन एवं निगमन विधि। आगमन विधि के अंतर्गत किसी विशिष्ट वस्तु के निरीक्षण द्वारा हम तथ्य के सामान्य सत्य अथवा सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि के अंतर्गत हमारे जीवन के जो पूर्व निर्धारित सिद्धांत हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। पॉइंट 6, संश्लेषण और विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों को एकत्रित करते हैं जिससे वस्तु की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सके। विश्लेषण विधि के अंतर्गत हम किसी वस्तु अथवा तथ्य के विभिन्न घटकों को बांट लेते हैं, फिर एक एक समस्या का समाधान करते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर।
इस विधि के अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम किसी वस्तु के मूर्त रूप को दिखाकर फिर उसके उन अंशों की बात की जाती है जो दिखाई नहीं देती हैं। महत्व, इन शिक्षण सूत्रों का शिक्षण में विशेष महत्व है क्योंकि इन शिक्षण सूत्रों में बच्चों के पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण प्रविधियां युक्तियां क्या है? विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण प्रविधियां सशक्त माध्यम होती हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जा सकता है। शिक्षण प्रविधि शैक्षिक क्रिया को संचालन का एक विशिष्ट ढंग है, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान विधि, वर्णन विधि, विवरण विधि, स्पष्टीकरण विधि, कहानी विधि, उदाहरण विधि, गतिविधि विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, भ्रमण विधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि, इस प्रविधि के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं को हल करता है। दार्शनिक सुकरात ने अपने शिक्षण में भी प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया था। इस विधि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। ठीक है, अब आपकी आ गई व्याख्यान विधि। किसी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाना व्याख्यान देना कहलाता है। यह उच्च स्तर की कक्षाओं हेतु उपयुक्त होता है। इस प्रविधि का प्रयोग सामाजिक विषय में भाषा शिक्षण में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, वर्णन विधि। वर्णन विधि के द्वारा किसी विषय वस्तु, घटना, स्थान तथा दृश्य के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया जाता है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। यह विधि भाषा, साहित्य एवं सामाजिक विषय के भाषण में बहुत उपयोगी होती है। विवरण विधि, यह प्रविधि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के शिक्षण में उपयोगी होती है। विवरण का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। विवरण कहानी कहने का एक रूप है। विवरण विधि के द्वारा अध्यापक छात्रों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र विषय वस्तु का बनाना चाहता है। विवरण विधि। स्पष्टीकरण विधि, किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, विस्तृत तथा तार्किक ढंग से किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण ही स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह है कि नवीन ज्ञान को छात्रों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वे आसानी से उसे समझ सके। प्रयोग प्रदर्शन विधि, यह विधि विज्ञान विषय में अधिक प्रयोग की जाती है, इसलिए विज्ञान की प्रयोगशाला बनाई जाती हैं। जब शिक्षण कार्य किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो उसके लिए यह विधि अधिक उपयुक्त होती है। कौन सी? प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण की नवीन विधाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षण की नवीन विधाएं आज अत्यधिक उपयोगी हैं। शिक्षण की नवीन विधाओं का प्रयोग से शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक हो जाता है। जैसे विधाएं इस प्रकार हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में जब शिक्षक कार्य करता है तो वह बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर ही शिक्षण कार्य करता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों को दंड नहीं दिया जाता है तथा TLM का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। गतिविधि आधारित शिक्षण, यह भी शिक्षण की नवीन विधा है। गतिविधि आधारित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बच्चों की रुचियों, जिज्ञासाओं एवं अन्य मनोयोग को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इससे शिक्षण कार्य गतिविधि कराकर किया जाता है। गतिविधि किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का एक रुचिकर तरीका है। गतिविधि किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का एक रुचिकर तरीका है। गतिविधि आधारित शिक्षण से पाठ्य वस्तु को रोचक एवं प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। रुचिपूर्ण शिक्षण। रुचिपूर्ण शिक्षण अत्यंत प्रभावी ढंग है जिसमें कक्षा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी हो जाता है। विशेषताएं: बच्चों की स्वच्छता, मानसिक एवं शारीरिक विकास से बच्चों को प्रसन्नचित्त किया जा सकता है। भय मुक्त वातावरण का सृजन किया जा सकता है। उबाऊ तथा आकर्षक विहीन वातावरण को हटाकर रोचक प्रस्तुति, विद्यालय की बाह्य एवं आंतरिक सज्जा पर विशेष बल।
दक्षता आधारित शिक्षण से आशय यह है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम को संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। अध्यापक अपने शिक्षण में विविध गतिविधियों तथा TLM द्वारा बच्चों में दक्षताओं के विकास का प्रयत्न करता है। बहु कक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर सुव्यवस्थित ढंग से दिया गया शिक्षण ही बहुकक्षा शिक्षण है। विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलता पूर्वक पढ़ाने की क्रिया को बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उत्तम शिक्षण सामग्री की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री बिना लागत की होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री अल्प लागत की होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों हेतु हानिकारक नहीं होनी चाहिए। बहुउद्देशीय होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, समूह चर्चा विधि का लाभ बताइए। समूह चर्चा प्रविधि के द्वारा किसी समस्या का हल बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। समूह चर्चा हेतु बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। समूह चर्चा प्रविधि का क्रियान्वयन 3 पदों में होता है। प्रथम पद होता है योजना बनाना, द्वितीय पद होता है व्यवस्था करना, तृतीय पद होता है परिणामों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 28, पंचपदीय प्रणाली के प्रवर्तक कौन हैं? इनमें पदों का नाम बताइए। पंचपदीय प्रणाली के प्रवर्तक आपके हर्बर्ट हैं। पंचपदीय प्रणाली के 5 पद इस प्रकार हैं। योजना, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता, सामान्यीकरण, प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा प्रविधि के अंतर्गत उदाहरण प्रविधि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण प्रविधि शिक्षण कार्य हेतु अत्यंत उपयोगी होती है। उदाहरण प्रविधि के द्वारा दिया ज्ञान रोचक तथा प्रभावी होता है। उदाहरण 2 प्रकार के हो सकते हैं, मौखिक और दृश्यात्मक। मौखिक कौन से होते हैं? इस प्रविधि में अध्यापक छात्रों के सम्मुख पूरे हाव भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र विषय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दृश्यात्मक उदाहरण, इसमें अध्यापक विभिन्न प्रकार के चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र, मानचित्र तथा ग्लोब का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से शिक्षक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह बिना लागत या कम लागत की होनी चाहिए। विषय वस्तु से जुड़ी होनी चाहिए। इसमें आकर्षक होना चाहिए। सीखने की उत्प्रेरणा इसमें होनी चाहिए। सीखने की उत्प्रेरणा जगाने में सक्षम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का सिद्धांत बताइए तथा इनके अनुसार शिक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन के सिद्धांत इस प्रकार हैं। गांधी जी के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प शिक्षा, बालकों की शिक्षा हस्तशिल्प पर आधारित होनी चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि हस्तशिल्प की शिक्षा द्वारा मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोच्च विकास होता है। सेकंड नंबर, सामाजिक शिक्षा। बालकों में सामाजिक शिक्षा का विकास होना चाहिए जिससे बालक समाज में अपने आप को संतुलित कर सकें। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा में शारीरिक एवं मानसिक श्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण पद्धतियां। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धतियां इस प्रकार हैं। अनुभव द्वारा सीखना। गांधी जी का मत था कि ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता